हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKS भारत टाइम्स में। आज हम बात करेंगे नेपाल की मौजूदा स्थिति की, जो कि सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। ये कहानी है जनरेशन जेड की, उनकी नाराजगी की, उनकी उम्मीदों की और उस संघर्ष की जिसमें वे वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से जवाब मांग रहे हैं। दोस्तों, हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे निकल रही है ये लड़ाई और इसके प्रभाव और आगे क्या हो सकता है। पहला पॉइंट दोस्तों, क्या हुआ, घटना चक्र। इसको 5 पॉइंट में समझेंगे। पहला पॉइंट, सोशल मीडिया बैन। नेपाल सरकार ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अवैध घोषित कर दिया क्योंकि उन्होंने सरकारी नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे 26 बड़े ऐप्स बैन किए गए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जनरेशन जेड का उठना। युवाओं में गहरी नाराजगी थी, सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही करप्शन, आर्थिक असमानता, अवसरों की कमी और राजनीतिक पहुंच में भेदभाव की वजह से। ये प्रोटेस्ट शुरुआत में शांतिपूर्ण थे लेकिन जल्दी ही हिंसक हो गए क्योंकि सुरक्षा बलों ने प्रतिक्रियाएं दी, कर्फ्यू लगाए गए, पुलिस और सेना की तैनाती हुई। तीसरा पॉइंट दोस्तों, हिंसा और प्रभाव। पुलिस ने खुली फायरिंग की जिसमें कई लोग मारे गए, सरकारी इमारतें जलाई गईं, संसद परिसर में आग लगाई गई, राजनीतिक नेताओं के घरों और कार्यालयों पर हमला हुआ, हजारों कैदी जेलों से भाग गए, यहां तक कि प्रधानमंत्री के आवास को भी जला दिया गया जिससे उनकी पत्नी का निधन हो गया। चौथा पॉइंट दोस्तों, राजनीतिक दबाव और इस्तीफा। इन विरोधों और अहिंसा के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध हटा लिया। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों, क्यों हुआ ये सब। यहां सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं बल्कि गहरी समस्याएं रहती हैं। इसको 4 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, भ्रष्टाचार और पारिवारिक पहुंच। राजनीतिक परिवारों के बच्चों की भव्य जीवन शैली, सरकारी पदों तक पहुंच और पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों में पिछड़े वर्गों या युवाओं की आवाज का दबना, ये सब मुद्दे हैं। जनरेशन जेड इन बातों से खफा है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आर्थिक असमानता और बेरोजगारी। नेपाल की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ तो कुछ रही है लेकिन नौकरियों की संख्या और गुणवत्तापूर्ण रोजगार की कमी विशेषकर युवाओं में असंतोष को बढ़ा रही है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, संवैधानिक और राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल ने कई सरकार बदली देखी हैं, अक्सर कोई सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। राजनीतिक दलों के बीच गठजोड़, बदलाव, नेतृत्व संघर्ष और जनता की उम्मीदों पर खरी ना उतरने का इतिहास है। चौथा पॉइंट दोस्तों, नागरिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी। सोशल मीडिया प्रतिबंध को सिर्फ एक सूचना नियंत्रण उपाय नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना गया। जो लोग बोलना चाहते हैं वे अवरुद्ध महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रतिक्रिया और वर्तमान स्थिति के बारे में। सोशल मीडिया प्रतिबंध हट गया है, प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा हो चुका है, नई राजनीतिक चुनौतियां सामने हैं। समर्थक और विपक्षी दलों में असमंजस है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। जनरेशन जेड के कुछ प्रतिनिधियों ने आर्मी के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की है और एक अंतरिम सरकार बनाने की मांग हो रही है। जनता के बीच व्यापक समर्थन है प्रोटेस्टर्स को, खासकर डेमोक्रेसी, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांगों को लेकर। दोस्तों, सरकार और सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया है और सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने की कोशिशें हो रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चुनौतियों और जोखिम के बारे में। इसको 5 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, हिंसा और संवेदनशीलता। संघर्ष के दौरान लोगों की जान गई है, आक्रमण हुए हैं, ये सभी चीजें भावनाएं और विपरीत प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, राजनीतिक अस्पष्टता। अंतरिम सरकार बनेगी किसकी अगुवाई में, पारदर्शिता होगी या वही पुराने ढर्रे। जनरेशन जेड में अलग अलग धारणाएं हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, संवैधानिक समस्याएं। सरकारी कार्रवाई संवैधानिक दायरे में हो, मर्यादा में हो, ये मुद्दे हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, आर्थिक नुकसान।
विरोधों की वजह से व्यवसाय, यात्रा, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर असर पड़ा है। विदेशी निवेश और पर्यटन पर प्रभाव हो सकता है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, सामाजिक विभाजन। युवा और बुजुर्ग अलग अलग क्षेत्रों के लोगों में सोच में विभाजन है। यह है कि कैसे चुनाव होने चाहिए, नेतृत्व किस तरह का होना चाहिए, ये सब मतभेद हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की संभावनाएं क्या हैं। व्हाट्स नेक्स्ट। जनरेशन जेड के कुछ हिस्से चाहते हैं कि जल्द से जल्द अंतरिम सरकार बने और नए चुनाव हो, एक नया नेतृत्व हो जो पारदर्शी हो, संवाद और संवैधानिक सुधार हो, युवा कौशल, शिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय के मुद्दों को शामिल करते हुए संविधान और कानूनी व्यवस्था में सुधार की जरूरत होगी। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्क्स का प्रयोग बढ़ेगा। लोग अपनी बात उठाएंगे। आर्थिक नीति में बदलाव हो, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ेगा। सरकार को आर्थिक असमानता को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। दोस्तों, नेपाल जैसे बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक देश में यह देखना होगा कि कैसे स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र और भागीदारी सुनिश्चित हो। दोस्तों, नेपाल की यह घटना सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, यह एक चेतावनी है कि जनता, विशेष रूप से युवा, बदलाव चाहती है। यदि सरकार और राजनीतिक नेतृत्व समय रहते जवाब नहीं देते, अस्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन यदि संवाद, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो तो यह नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक नया मोड़ हो सकता है। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे राजनीतिक दल प्रतिक्रियाएं देंगे, कैसे अंतरिम व्यवस्था बनेगी और जनता की मांगे कितनी लागू होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।